सभी लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस आपने अच्छे से कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, क्योंकि 76 तक हमने कर लिया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि एक मिनट, हाँ, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड यानी कि पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस, देखते हैं। पहला ऑप्शंस क्या है कि ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है। ओके, इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन। ठीक है, अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, क्या यह उत्तरी ध्रुव, एक मिनट, हाँ, यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्रों में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय। ओके, डी ऑप्शन है, यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। अब देखिए यूपीएससी क्या करता है कि देखिए एक ध्रुवीय कोड जो है ना, ये एक टर्म है ना। अब हम ऐसे क्वेश्चन में तो देखिए अगर हमें आता है तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैंने अपना कर लिया और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर गए। अगर हमें नहीं आता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम इन चारों ऑप्शंस में ना देखेंगे कि कौन ये कुछ पर्टिकुलर टर्म किस में आ रहा है। अब देखिए हमने पहला ऑप्शन पढ़ा कि यह ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोड है। तो हम ये सोचेंगे कि कोड यहाँ पे भी दिया है, कोड यहाँ पे दिया है, समथिंग कुछ मैचिंग तो है, बट हम इसे एक बार कर लेंगे। ठीक है, टिक करके छोड़ देंगे। अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो देखिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के दो देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। कुछ सुटेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, मतलब अजीब सा लग रहा है कि ये सब क्या हो सकता है, तो कट कर दिया। थर्ड ऑप्शन देखा। अब देखिए थर्ड ऑप्शन मैंने आपको बताया, इससे पहले वाले जब मैंने पेपर 23-22 का और भी क्वेश्चन करवाए थे ना, तो बताया था कि जहाँ उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये सब एक डेटा होते हैं। ठीक, और अगर ये सब आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि कन्फ्यूज कर रहा है यूपीएससी, है ना। तो अब भर के इसमें डेटा दिया है तो मतलब ये भी नहीं होगा, एक वैज्ञानिक है, ये भी एक फैक्ट है। दो ऑप्शन कट गए। ठीक, अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन कि यह आर्कटिक काउंसिल भी एक डेटा है। ठीक है, सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। तो पोलर कोड की सीम इसमें भी नहीं आ रहा है। तो पहला ऑप्शन एकदम पहला ऑप्शन है जो हमारा एक टर्म जो है जो पोलर कोड उससे मैच कर रहा है, तो मतलब ए ऑप्शन होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखिए ऐसे यूपीएससी के पेपर में ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एकदम क्योंकि भाई कितना भी पढ़ लो रटा पेपर नहीं होता ना। अब क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब हमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में कुछ दिया है, उसमें देखना कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, यह यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। देखिए मैंने आपको बताया ना कैन बी, तो मतलब ये सही होगा। ठीक है, ठीक। सेकंड ऑप्शन एकदम वैसे भी सिंपल सा है, स्टेटमेंट है, कुछ दिया नहीं है तो सही होगा। सेकंड ऑप्शन, अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है, प्रयत्न तो कर ही सकते हैं ना कुछ भी कर पाने के लिए, तो ये भी सही हो सकता है। ठीक। थर्ड ऑप्शन, यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। तो भाई अगर स्थायी प्रेक्षक हैं तो कुछ हो सकता है कि उनको ये मतलब हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हो सकता है उनको ये सुविधा प्रदान की गई हो। ठीक है, क्योंकि स्थायी वालों को तो कुछ ज़्यादा ही अस्थायी वालों से फैसिलिटी दी जाती है, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। ऊपर से कैन भी है इसमें भी, है ना, इसमें भी कैन बी वाले स्टेटमेंट है, तो मतलब ये तीनों सही है, तीनों ऑप्शन सही है। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इसीलिए कहते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना जो वो इजी होते हैं कंपेयर टू फैक्चुअल। आइए थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, 79 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हम देखिए भारत में चाय बोर्ड है कोई, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड के बारे में हमें विचार करना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। ओके, देखते हैं है कि नहीं है ना। सेकंड ऑप्शन क्या है कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ मंत्रालय आएगा वो एक नहीं होगा, सीधा सा उसको आप कट कर लीजिए। अगर हम दूसरा ऑप्शन कट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कितने ऑप्शन कट कर हो रहे हैं, तो एक ही हो रहा है। ठीक है,
चलिए थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं कि चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित नहीं है, ठीक। ये और पहली बात अगर हमें नहीं भी पता है, देखिए बेंगलुरु एक डेटा है, ठीक। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय। अब देखिए मान लीजिए यूपीएससी का एग्जामिनर जो है वो बैठ के पेपर बना रहा है, तो ऑब्वियसली वो इंडिया में रहता है, तो उसे इंडिया के बारे में चीज़ें अच्छे से पता होंगी, है ना, वो अच्छे से गेस कर लेगा, है ना। और अगर वो फॉरेन की चीज़ों में वो इतना ऑप्शन ढूंढ नहीं पाएगा, वो इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक। अब या तो वो इंडिया में कंफ्यूज करेगा या तो वो फॉरेन में कंफ्यूज करेगा, तो उसको मुझे लगता है कि एग्जामिनर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें अपने कंट्री में कंफ्यूज करना ज़्यादा ईजी होगा कंपेयर टू फॉरेन, है ना। तो हम देखिए, ठीक, तो हम ये सोच लेंगे कि अगर ये दोनों कुछ कुछ मतलब सेम प्रोनाउंस करें कि इसमें भी प्रधान कार्यालय के बारे में पूछा है, इसमें भी विदेशी कार्यालय के बारे में पूछा है, तो इन दोनों में कोई एक ही स्टेट, थर्ड और फोर्थ में से कोई एक ही स्टेट होगा, सही होगा, है ना। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमें अब हम बेंगलुरु को कर्नाटक कर सकते हैं, कर्नाटक को लखनऊ कर सकते हैं, लखनऊ को बेंगलुरु को कुछ भी कर सकते हैं ना। तो मतलब कि ये फोर्थ हमने थर्ड ऑप्शन कट कर दिया। अगर हम थर्ड कट कर दिए तो पहला भी कट हो गया, है ना। तो दो ऑप्शन कट गए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, फोर्थ। तो अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी क्या करता है कि जो विदेशी कार्यालय वगैरह होते हैं ना, उनको जनरली सही देता है, ठीक है, ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारा फोर्थ और थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही है। एक वैदिक निकाय ये एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसलिए सही। और अगर हम देखिए एक तो हमें गलत करना पड़ेगा, अगर हमें ऑप्शन निकाला तो हम इंडिया के बारे में जल्दी गलत कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें फॉरेन के बारे में सोचना है तो थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, बट हम इंडिया में कोई भी स्टेट को इधर उधर कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा ईजी है। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन कट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे आपको सोचना है यूपीएससी के पेपर सॉल्व करते टाइम जब आपको क्वेश्चन नहीं आते हो, ठीक है। अब चलिए 80 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग कोई शब्द है, उसका सर्वोत्तम वर्णन है। अब देखिए ये अब पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन या तो आते हैं या तो नहीं आते, ठीक। अब नहीं आते तो भी आप अटेम्प्ट करना, अगर आपके क्वेश्चन 70 तक ही अटेम्प्ट करें तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको 80 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने ही है पेपर में, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली यानी इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना है, ओके। थर्ड ऑप्शन, आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना, ओके। फोर्थ ऑप्शन, किसी सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा कि इन दोनों में हमें क्या सही लग रहा है। ग्रीन वॉशिंग शब्द को अगर हम थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करें तो हम क्या होता है, मतलब धुलाई करना, है ना, कुछ जैसे कि ब्रेन वॉश करना, किसी का ब्रेन वॉश कर दिया कि ये काम करना है, तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है। हमने कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है, जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, सेकंड अटैम्प्ट में मतलब अच्छा चल रहा है, ठीक है ठाक है, तो वो कहेगा अपने दोस्त को कन्विंस करेगा कि अब तुम भी उसको इतना पॉजिटिव बता देगा कि तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, है ना। तो उसे ब्रेन वॉश करते हैं। अब वो यूपीएससी तैयारी करने के लिए एकदम कि नहीं अब मुझे सिर्फ करना है तो अपनी लाइफ में यूपीएससी की तैयारी ही करना है, मुझे आईएएस ही बनना है, ऐसा कुछ। अब देखते हैं इस टर्म से अगर हम ग्रीन वॉशिंग को जोड़ के देखें तो ऐसा कुछ देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल और पर्यायी रूप से उपयुक्त है। भाई सिंपल सा स्टेटमेंट है। वॉशिंग क्या होता है, आपका ब्रेन वॉश करना, मतलब आपको सही इतना ज़्यादा उसके बारे में जो नहीं है वो भी बता दिया, तो आप उसके लिए इन्फ्लुएंस हो गए। सेम वही चीज़ है यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग में कि मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। वैसे हमें ये तो हमने गैस कर लिया, अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन को देखना है। देखिए किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकी पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना। भाई ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन तो एक पॉजिटिव टर्म है, वॉशिंग भी कुछ पॉजिटिव लग रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, कि वहाँ पे कुछ ना ही दिया हो। एक मिनट, हाँ, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, निगेटिव वर्ड दिया है। अब सेकंड थर्ड ऑप्शन देखते कि आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी या पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना, ये भी नहीं होगा।
ठीक, किसी सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य रूप बंद करना। मैंने आपको बताया था कि मॉनिटरी कुछ भी नहीं होता, तो थर्ड भी ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। मतलब कि वॉश करना, अगर आप ऐसे वर्ड को ना, अगर आप पर्टिकुलर टर्म को तोड़ दोगे ना तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 81 पे, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है उच्च मेघ मुख्यतः, अंडरलाइन। मैंने आपको बताया था प्राइमरी, मुख्यतः, प्राथमिक, प्रथम, ये सब गलत होता है, तो ये ठीक है, बट फिर भी देख ले, मुख्यतः आ गया, ठीक है, अब इसे हमने कर दिया अंडरलाइन। सौर विकिरण को परिवर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा कर दे, नहीं होगा भाई, अजीब सा स्टेटमेंट आ गया। चलिए सेकंड ऑप्शन है कि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। अच्छा, क्या लगता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको गलत कर दोगे और आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, अगर आपको नहीं पता है तो आप 50-50 पर जाओगे। चलिए, मतलब अब पढ़ना तो एनसीईआरटी पड़ेगा, आपको पढ़ ही रखा होगा, आपने पढ़ ही रहे होंगे। चलिए 82 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है, ठीक है, होगा। आइए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं कि दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। कुछ लोग तो रह सकते हैं, मतलब बी ऑप्शन तो हमारा सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं कि सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। कुछ लोग तो हो सकते हैं, तो सेकंड और थर्ड तो सही ऑप्शन है ना। अब देखिए वृहद शरणार्थी बस्ती है, अब हम देखने थोड़ी गए थे कि वृहद है कि छोटा है, तो ये पर्टिकुलर एक डेटा है, तो ये हो गया गलत। कुछ वर्ड तो कुछ में तो 0.001 पॉसिबिलिटी भी सही हो सकती है ना, सही होते हैं। तो अब ये कुछ वाले स्टेटमेंट होंगे सही, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया सही। ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, निकल आया, क्योंकि वैसे भी इसमें ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं, तो अभी हमें इसमें से तो एक ही चीज़ें निकालनी है ना। तो कुछ वाले स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि सही होते हैं। देखिए कितनी ईजिली सॉल्व हो रहा है, ठीक, स्टेटमेंट वाले, है ना। अब सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल वाले वर्ड हैं तो उसमें तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट वाले तो आप इजीली पढ़ के ही ऐसे ही निकालोगे, क्योंकि नहीं निकलता भाई, 25-30 क्वेश्चन के बाद नहीं हो पाता। चलिए 83 पे चलते हैं कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से कौन सा तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। देखिए मैपिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना, एकदम आपको पता होनी चाहिए हर एक कंट्री के बारे में चीज़ें। अब इसमें तो कौन सा है, यानी कि आर्मेनिया है, अजरबैजान है और रोमानिया है, यही है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिएगा, गलत मत करिएगा, नहीं आते हैं तो। चलिए 84 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। अब देखिए यहाँ पे हम रुकेंगे पे, क्योंकि गुजरात एक है डेटा। अब हमने पहले भी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें देखा था कि गुजरात की जगह हो सकता है राजस्थान में, हो सकता है हरियाणा में, हो सकता है मुंबई में, हो, क्या पता, तो रुक जाएंगे क्योंकि गुजरात एक डेटा है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ओके, है ना। अब देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है कि गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्या लगता है आपको, गुजरात में तो ये है नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। अब हमें पता है कि जो हमारा क्या नाम है, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, या तो फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट है, तो गुजरात में तो भारत का विशालतम सौर पार्क है नहीं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही है। अब थर्ड ऑप्शन में देखेंगे गोवा में क्या है कि भारत की विशालतम तैरती हुई सौर परियोजना है ना, ऐसा कुछ प्रकाश, हाँ, तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा सही। चलिए आइए चेक करते, क्या लगता है आपको, सेकंड होगा या थर्ड ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमें पता है कि कोच्चि हवाई अड्डा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा हो गया सही और थर्ड हो गया गलत, ठीक। अब चलिए
क्योंकि ये अब बहुत न्यूज़ में ये जो कोच्चि वाला था ना, ये बहुत ज़्यादा था उस टाइम जब ये पेपर हुआ था, और अभी भी है, क्योंकि जब सौर कुछ ग्रीन उससे होता है तो रहता ही है पर्टिकुलर न्यूज़ में। चलिए 85 क्वेश्चन करते हैं। समुद्र कानूनी पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। ओके, होगा सभी राज्यों के, सेकंड ऑप्शन, कि चाहे वे तटीय हो या भू आबद्ध भाग के हों, राज्यों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन है, का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां पे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। अब देखिए इसमें क्या है कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में हमें विचार करना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ इसमें वैसा कुछ नहीं दिया है, बस नॉर्मल दिया कि ये होता है वो होता है वो होता है, तो मतलब हमारा ऑप्शन होगा, हमारा आंसर होगा डी। अब ये चीज़ें आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद ही कर लोगे, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप हैं। ओके, बी ऑप्शन क्या है कि चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन क्या है कि वहां ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक स्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया। ओके, अब देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है कि यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें अस्वामिक भूमि घोषित किया है तथापि कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों उन पर दावा करते हैं। भाई कितना अजीब अजीब सा है, सब कुछ गलत हो गया। हमें पता है कि सेकाकू द्वीप क्या है, चीन और जापान का एक विवाद है, ये बी ऑप्शन आंसर सही होगा। ठीक है, अब इतना तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कौन सा द्वीप कहाँ पे है। ठीक है, सिंपल सा था। सेकाकू द्वीप जरा भी आपने उस टाइम न्यूज़ उसमें कहीं भी इधर उधर हल्का भी पड़ा होता ना, और वैसा अगर नहीं भी आता है तो ना सेकाकू द्वीप मतलब कि कुछ जापान ताइवान में ही ऐसे नाम होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपको जापान मिल गया तो आप गेस कर सकते थे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश हाल ही में समाचारों में होने का महत्वपूर्ण कारण। चाड, चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना गलत है क्योंकि चाड में नहीं हुआ था। ठीक है, ये इक्वेटोरियल गिनी में हुआ था, इक्वेटोरियल गिनी में हुआ था, है ना, तो ये हो गया गलत। बाकी हमारे तीनों सही है। गिनी में सेना द्वारा संविधान सरकार का निलंबन हुआ था। लेबनान गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी। ट्यूनीशिया राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। IR का है। ठीक, जनरली न्यूज़ में रहता है, आपको करना पड़ेगा। 365 तो देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अनातेलिया, हाँ, अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र देश देखिए मैपिंग से कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएससी। ठीक, अब देखिए अनातोलिया कहाँ है, तुर्की में। ठीक है, अम्हारा कहाँ है, इथोपिया में। काबो डेलगाडो कहाँ है, इटली में। ठीक है, कतालोनिया कहाँ है, एक सेकंड, हाँ, कतालोनिया कहाँ है, स्पेन में। ठीक, डेलगाडो कहाँ है, ये इटली में नहीं, ये मोजाम्बिक में है। ठीक है, तो मतलब कि केवल 2 युग्म सही है। मैपिंग आपको अच्छे से आना चाहिए, इसीलिए कहते हैं बार बार मैपिंग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89, वन जीव संरक्षण के बारे में अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते स्किप कर दीजिएगा। बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। ओके, देखते हैं सेकंड ऑप्शन, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का अधिकार हकदार है। ओके, थर्ड ऑप्शन, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या लग रहा है, कौन सा आंसर होगा, क्या आंसर होगा, कुछ
कुछ कुछ गैस कर सकते, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, लिटिल बिट। ठीक, कुछ 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 एकदम लिटिल बिट, 0.11% की कौन सा आंसर हो सकता है? देखिए इसका आंसर होगा ए। इसमें से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट और टू, क्योंकि आशंका वर्ड जो होता है ना, ये आशंका वर्ड ये होता है गलत। ठीक, तो अब हमने इतना कर दिया, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन एकदम सिंपल सा है कि वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति। अब आप कहेंगे एकमात्र, तो भाई वन जीव है तो हो सकता, वन जीव तो सर गवर्नमेंट के ही उसमें रहती है ना, तो इसमें एकमात्र का कोई वही नहीं है। ठीक, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद समझ जाओगे कि कौन से वर्ड को कहाँ कौन सा वर्ड सुटेबल बैठता है, कौन सा नहीं बैठता। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? चींटी। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। वैसे ये PYQ का क्वेश्चन है, PYQ रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और वह स्थान जिस राज्य में है। धौली कहाँ है? पता है, उड़ीसा। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश। जौगढ़ मध्य प्रदेश। काशी कर्नाटक। इसमें से केवल दो। 1 मिनट। कितने जोड़े सही हैं? पता है कुछ कितने जोड़े सही होंगे? एनी गेस? तो अब आप लोग ये देखिएगा, इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2 युग्म सही हैं। ठीक है, आइए चलिए 1 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, नानुक, चंदेल, जयशक्ति, परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, भोज, राष्ट्रकूट। कुछ कुछ, एनी गेस? उपयुक्त युग्म में से कितने जोड़े सही सुमेल लेते हैं? इसमें भी केवल 2 युग्म सही है। अगर 4 बार है, देखिए अब इसमें एक खाली में ऐसे क्वेश्चन में अगर आता है करिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते। 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 92। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना आता है अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, मतलब कि नहीं हमें अटेम्प्ट ही करना है। और अगर आपको एकदम अटेम्प्ट ही करना है तो आप एक वो कर लीजिए कि अगर 4 वाले हैं तो उसमें से 2 ही सही होगा। ठीक, अब इसमें 50-50 चांसेस है कि आपके सही हो भी सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, प्राचीन दक्षिण, 1 मिनट, प्राचीन दक्षिण भारत में, 1 सेकेंड, हाँ, दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। पता नहीं संदर्भ था कि नहीं था, हमें क्या पता। चलिए नेक्स्ट को ऑप्शन देखते हैं कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ओके, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, थर्ड ऑप्शन पे, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। ओके, फोर्थ ऑप्शन, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया। अब देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी कोई संदर्भ नहीं, मतलब ये 2 ऑप्शन तो हो गया गलत, सिंपल सा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑप्शन बी और डी में से कोई एक तो है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया, हमने पढ़ा तो है नहीं, ठीक है, असंगत बताया गया है या नहीं, लेकिन हम इतना तो गेस कर सकते हैं कि क्या नाम है, हो सकता है नहीं बताया गया उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में इतना डेवलपमेंट तो था नहीं। ठीक, तो ये हो गया गलत और हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर बी, कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। भाई उन्होंने पढ़ रखा था, बहुत सारे वेद वगैरह पढ़ रखे थे, तो हो सकता है उनको ज्ञात रहा हो, या हमें ये थोड़ी पता है, तो हम इतना तो कर सकते हैं गैस, है ना। और भाई सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो हमारा ये आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 पे, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, आप अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। इसका आंसर होगा अकबर। जनरली जो अनुवाद किया गया था, ज़्यादातर अनुवाद जो वो अकबर के काल में किया गया था। ठीक है, ये मैं आपको गैस करने के लिए बता रही हूँ, जब कुछ ना है तब।
ठीक है, अब सही भी हो सकता है, गलत 50-50% चांस है। चलिए 95 पे चलते हैं कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। ओके, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ओके, चलिए नेक्स्ट को ऑप्शन देखते हैं कि वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रमाणिक है। ओके, सी ऑप्शन, तर्कसंगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। ओके, डी ऑप्शन, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। ठीक, अब देखिए, अब हमें क्या लग रहा है कि अगर उस समय कुछ रामानुज की शिक्षाएं किससे, रामानुज अगर हम थोड़ा सा भी गैस करें ना, थोड़ा सा भी अगर फोकस करेंगे तो ये होगा कि ज़्यादातर लोग ना मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति बताते हैं, क्योंकि उस टाइम के लोग ज़्यादातर भक्ति में ही विलीन थे। अगर आपको कुछ नहीं आता, सिंपल सा स्टेटमेंट था, ठीक, आप इजीली करें, क्योंकि भाई यूपीएससी ना, देखिए यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि वो क्या करता है, जब ऐसे मतलब ज़्यादा पुरानी चीज़ें पूछता है ना, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री से, तो बहुत सिंपल टर्म पूछता है ज़्यादा, वो मतलब भड़कीले शब्द नहीं, जैसे शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित, पूर्णतया प्रमाणिक। भाई पूर्णतया प्रमाणिक तो कुछ भी नहीं, तो ये तो गलत हो गया, वैसे भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें भी तर्कसंगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे, ये भी गलत हो गया। हाँ, अब ए और डी में से हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था, और सीधा कि मोक्ष का प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। तो भक्ति, रामानुज ऑब्वियसली भक्ति पे ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, तो मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया, डी गलत हो सकता था, क्योंकि इसमें आशंका व्यक्त की गई है डी वाले में, और ए वाले में एकदम एग्जैक्ट बताया गया है। ठीक है, अब 96 पे चलते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? अब देखिए, देखते हैं कौन सा सही है। पहला है, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। ठीक, ये तो हमको पता है कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। वन ऑफ द, अब वैसे देखिए वन ऑफ द आया ना, वन ऑफ द, अभी आप इसका इंग्लिश देख लीजिएगा। ठीक, ये स्टेटमेंट जनरली सही होता है, तो हम ये तो मान लेंगे कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, सिंपल है। अब देखिए सेकंड, सारा कांड होगा सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। ठीक, सेकंड ऑप्शन क्या है? अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। अलबरूनी एक है, डेटा। ओके, थर्ड ऑप्शन है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना, जो आज का मंदिर सोमनाथ मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। अब देखिए, ये भी एक है, डेटा। ठीक, हम थोड़ा सा अगर उस पर फोकस करें तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था अभी, क्या नाम है, एक वो चाय वाला जो आया था, उसमें बताया था कि जो चीज़ें हमारे इंडिया से रिलेटेड होती है ना, उसको, या जो तुरंत हुई होती है, उसको गलत करना इजी होता है कंपेयर टू बैक, मतलब पुरानी चीज़ों के। तो भाई राधा कृष्णन की जगह जवाहरलाल नेहरू हो सकते थे, ठीक है, या कोई भी हो सकता था। तो ये ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो होगा गलत, तो हमारा आंसर निकल गया फर्स्ट, क्योंकि अलबरूनी को गलत करना थोड़ा सा यूपीएससी सोचेगा, ठीक है, एग्जामिनर सोचेगा कंपेयर टू राधा कृष्णन। तो ये हम इतना तो अपने माइंड सेटअप करेंगे और हम इस तरीके से इस आंसर को गलत कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक ही सही होगा, इतना मान लेंगे हम। ये चीज़ उस टाइम सोचेंगे कि भाई अगर पुरानी चीज़ें के कंपेयर में नई चीज़ें गलत करना इजी होता है, दूर की जगह पास की चीज़ों को गलत करना इजी होता है। ठीक है, तो ये हम माइंड अपना मेकअप करके चलेंगे। ठीक, अभी देखिए, अभी मैंने आपको जब 23 का क्वेश्चन किया था ना, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आगे, अब देखिए सेम चीज़, वही चीज़ रिपीट होकर आ रही है ना। देखिए यूपीएससी अपने ही ट्रेंड को फॉलो करता है, कुछ अलग से नहीं करता। 97 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बीटा कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन, ए शरीर को पर्यावरणीय प्रत्युजकों से संरक्षित करती है, वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन, वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन, वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। भाई कोशिकाएं क्या करती हैं जनरली? बीटा कोशिकाएं और टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं क्या करती हैं? यही करती हैं कि वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। ठीक, ये सब तो अजीब अजीब से स्टेटमेंट है, तो गलत हो गया। यूपीएससी जब ऐसा कुछ जो ट्रिकी जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन देता है ना यूपीएससी, उस जितना ट्रिकी क्वेश्चन उतना सिंपल सा आंसर, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है यूपीएससी का। ठीक, जब आप करोगे ना कंटिन्यूसली इस चीज़ पे, अभी भी 2 महीने हैं,
है ना। आप इस चीज़ को अच्छे से एक एक पेपर सॉल्व करोगे, आपको आ जाएगा मल्टीपल टाइम। देखिए क्वेश्चन 98 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में ही नहीं है। अच्छा, ऐसा कहाँ हो सकता है? ठीक, चलिए देखते हैं। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। ठीक है, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो कि पर्यावरण में आ जाते हैं, मनुष्यों के लिए असुरक्षित है। अब देखिए, ये देखिए उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, इसमें पहली बात तो ऑल ऑफ द, देखिए साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ठीक, अब ऑल ऑफ द अब तो दिया नहीं है, तो मतलब 3 में से 2 ही सही होगा, एक भी सही हो सकता है। अब देखिए, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये है नेगेटिव, तो मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि सिर्फ प्रकृति में अस्तित्व में ही नहीं मानव निर्मित होने की चाहिए। थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, ये एक्सट्रीम है। अब जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो हो गया गलत। कुछ मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ की 0.00001% भी पॉसिबिलिटी है तो मतलब वो सही है ना। तो बी सही हो गया। सेम वही चीज़ है सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन, है ना। तो सेम वही कुछ कुछ है, तो भाई कुछ तो हो सकता है ना, कुछ सुरक्षित भी हो सकते हैं, कुछ असुरक्षित भी हो सकते हैं। चलिए 99 पे चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? पहला ऑप्शन, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। ओके। थर्ड ऑप्शन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचान करने के लिए। ठीक है। अब चलिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। डीएनए बारकोडिंग से हम आयु का तो आकलन नहीं करते, ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, आंसर हमारा डी निकल गया। ठीक, ये इतना तो हमें पता है ना कि डीएनए बारकोडिंग से आयु का आकलन तो नहीं हो सकता कि कितने साल का है, तो ये पादप या प्राणी की। ठीक, तो ये गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम ये भी देखिए साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था, इसमें भी 2 ही चीज़ें करनी थी। अगर सी ऑप्शन अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो हम भाई मान सकते हैं कि अगर 0.001% पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है, इससे 100 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। ठीक, ये देखिए ये है PYQ का क्वेश्चन। ठीक, मल्टीपल टाइम हो चुका है रिपीट, और इसका आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड। पता नहीं कितनी बार यूपीएससी स्टेट पीसीएस पता नहीं कितनी बार पूछा, ये है PYQ का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, बाकी देखिए PYQ रिपीट हो रहा है ना, इसमें से कितने 5-6 क्वेश्चन हमको PYQ मिल गए, तो अगर आप PYQ करोगे तो आपके ईजिली 5 से 6 क्वेश्चन तो सॉल्व हो